सो हेलो वेलकम गाइस, मैं अनुज संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है रे डेलियो जी की होली ग्रेल के ऊपर। ठीक है, सो आज की वीडियो में बेसिकली हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करने वाले। सो ऐसे लोग जिनको डाइवर्सिफिकेशन नहीं पसंद या फिर बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते, सो आप नहीं देखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन जो लोग को डाइवर्सिफिकेशन पता है और उनको पसंद है बेसिकली, सो आपको ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का सही तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते वीडियो बिना किसी टाइम पास के। सो ये जो रे डेलियो जी है वो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा हेज फंड है, यानी जो है ब्रिज वाटर एसोसिएट्स, उसके एक फाउंडर है, वो उन्होंने ही चालू किया था। और उसका एक पोर्टफोलियो है जिसको हम बोलते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जो मींस बहुत फेमस है क्योंकि उसने क्रैश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्रैश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया यानी क्या? क्रैश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया यानी जब जो मार्केट था वो तकरीबन 20, 30, 40, 50% गिर चुका था, इनका जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो था वो सिर्फ और सिर्फ में भी -10% गिरा होगा या फिर -5% या फिर गिरा ही नहीं होगा, यानी उनके जो रिटर्न्स थे वो क्रैश में बहुत अच्छे थे। ठीक है, सो बेसिकली इनका जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो है उसका एक बेसिक यूनिट ही है जिसको हम बोलते हैं होली ग्रेल ऑफ रे डेलियो। वे कहते हैं कि मैंने जो मेरा होली ग्रेल है उसका इस्तेमाल करके ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया है, और हम आज इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये जो होली ग्रेल है उनकी वो काम कैसे करती है। ठीक है, सो उनकी जो होली ग्रेल है वो एक चार्ट है। सो हम यहाँ पे चार्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमने हमारे एक पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने चार्ट एक्सप्लेन किया था उस पर व्यूज़ तो अच्छे मिले थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि होली ग्रेल होता क्या है कुल मिला के। सो आज की वीडियो में हम मैक्स में नहीं जाने वाले, हम चार्ट बाट नहीं बताएंगे, नहीं तो आप सो जाओगे, आपको बोरिंग लगेगा और वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली इससे हम यहाँ पे सिर्फ जो होली ग्रेल का मेन प्रिंसिपल है वही बताने वाले। सो ये जो होली ग्रेल है उसमें रे डेलियो जी कहते हैं, या फिर जो उनका होली ग्रेल है उसका जो मतलब है सीधा सीधा वो यही है कि आप जितने ज़्यादा अनकोरिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे आपका जो रिस्क है वो उतना ही कम हो जाएगा। सो अभी अनकोरिलेटेड एसेट्स क्या होते हैं? अनकोरिलेटेड एसेट यानी ऐसे एसेट या फिर बेसिकली ऐसे एसेट क्लास जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप समझ जाए आपने दो बैंक के शेयर खरीदे, एक है HDFC बैंक और एक SBI बैंक। सो अगर जो बैंकिंग सेक्टर है अगर उसमें क्रैश आता है या फिर बेसिकली कुछ ऐसा होता है जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, सो ये दोनों कंपनी के जो स्टॉक है वो नीचे जाने वाले हैं, यानी बेसिकली दोनों में ही क्रैश आने वाला है, जिसकी वजह से आपके जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो कोरिलेटेड है, यानी अगर एक नीचे जाता है तो दूसरा भी नीचे जाना ही वाला है क्योंकि दोनों जो बैंकिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड है। और अगर हम बेसिकली यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे और स्टॉक की बात करेंगे या फिर बेसिकली बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक की बात करेंगे या फिर किसी भी स्टॉक की बात करेंगे, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है या फिर बेसिकली कुल मिला के पूरी जो स्टॉक मार्केट है अगर वो नीचे जाती है, सो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ज़रूरी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी नीचे जाने वाली है, जैसे बिटकॉइन या फिर इथेरियम, कोई भी ऐसा कॉइन, सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे जाने वाला है। सो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है, यानी इसके नीचे जाने का असर इस पे नहीं पड़ने वाला, यानी स्टॉक मार्केट नीचे जाने का असर बिटकॉइन पे या फिर क्रिप्टो करेंसी पे नहीं पड़ने वाला, और ना ही जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर या नीचे जाने का असर स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। सो इसलिए ये अनकोरिलेटेड है। सो यहाँ पे रे डेलियो जी कहते हैं कि जितने ज़्यादा अनकोरिलेटेड एसेट में आप इन्वेस्ट करोगे आपका जो रिस्क है वो उतना ही कम हो जाता है। रिस्क कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसा हमने देखा कि अगर समझ जाए कि आपने दो बैंक के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, आपका पूरा पोर्टफोलियो SBI बैंक और HDFC बैंक में ही है, और अगर वो जो पूरा बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें क्रैश आ जाता है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी वाट लग जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा गोल्ड में डालते हो, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में डालते हो और थोड़ा स्टॉक में डालते हो, सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टॉक है अगर वो नीचे गिरेंगे सो जो गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी वो भी नीचे गिरेंगे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो अगर स्टॉक मार्केट है अगर वो नीचे गिरता है सो गोल्ड ऊपर जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहने वाला है। ठीक है, सो इसलिए रे डेलियो जी कहते हैं कि जो मेरा ऑल वेदर पोर्टफोलियो है उसमें मैं करता ऐसा ही हूँ, उसमें मैं जितने ज़्यादा हो सके एसेट क्लास उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे अलग अलग एसेट क्लास होने चाहिए, हाँ ये यहाँ पे जो एसेट क्लास है वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टॉक मार्केट ये पूरा एक एसेट क्लास हो गया, बॉन्ड मार्केट ये अलग एक एसेट क्लास हो गया, देन FD एक अलग एसेट क्लास हो गया, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, ये सब एक अलग अलग एसेट क्लास हो गए। ठीक है, सो बेसिकली आपको अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है तकरीबन 15-20 स्टॉक में अच्छे से आप डिवाइड कर दो, सो बेसिकली आपको अच्छे खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है जैसा मार्च 2020 में हुआ था, तो बेसिकली पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, हर एक सेक्टर नीचे जाता है, फिर ये मतलब नहीं पड़ता कि वो किसी भी इंडस्ट्री का या फिर बेसिकली कोई भी सेक्टर क्यों ना हो। ठीक है, सो इसलिए जो डाइवर्सिफिकेशन करने का जो सही तरीका है वो यही है कि आप अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करो। और मैं यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा कि आपको ऐसे एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई सेंस होती है। जैसे अगर मैं बात करूँगा क्रिप्टो करेंसी की, तो मुझे क्रिप्टो करेंसी अच्छी नहीं लगती, मुझे क्रिप्टो करेंसी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, सो मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे
पे जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो स्टॉक है उसमें अच्छा लगता है, तो बेसिकली मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा, मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा। मैं बेसिकली यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड में एक हद तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, सो बेसिकली जो गोल्ड है वो गोल्ड ऊपर जाने वाला है। सो बेसिकली मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन मैं कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, देन मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपके पास इतने सारे एसेट क्लास है, सो आप यहाँ पे अलग अलग एसेट क्लास में किसी भी एसेट क्लास का म्यूचुअल फंड या फिर ETF खरीद सकते हो, एंड देन आपको बेसिकली उसमें एक्सपोजर मिल जाएगा। जैसे अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड का ETF खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो करेंसी का ETF आते हैं थोड़े बहुत, सो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक के म्यूचुअल फंड या फिर ETF खरीद सकते हो, या फिर जो इंडेक्स फंड होते हैं उसको ही खरीद सकते हो, या फिर जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खरीद सकते हो, या फिर बेसिकली रियल एस्टेट के ETF खरीद सकते हो, ठीक है। सो आप ऐसे कर करके जो अपना रिस्क है उसको बहुत कम कर सकते हो, और बेसिकली जब मार्केट क्रैश होएगा तब आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ पे इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज वो है कि इसके जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स कम होने वाला है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट देखेंगे तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने 10 साल पहले किया होता तो उसके जो रिटर्न्स है वो तकरीबन 14-15% हर साल के आपको मिलते हैं CAGR के हिसाब से। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहता तो आपको 6-7-8% के आजू बाजू के मिलते हैं। और बेसिकली रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो बेसिकली रियल एस्टेट किसी किसी जगह पे अच्छा चल रहा है, किसी किसी जगह पे खराब चल रहा है, सो अभी डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया था। फिर अगर हम यहाँ पे FD की बात करते हैं तो जो FD थे वो अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया रहता तो 10 साल पहले अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे आपको, तकरीबन 9-10% के आजू बाजू के रेट मिल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 5-6% के मिल रहे हैं। अगर आपने 10 साल पहले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहता, 30 साल के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहता, 15 साल के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया रहता, तो बेसिकली उनके जो रेट थे वो तकरीबन 9-10-11% के आजू बाजू थे, सो उनके प्राइस आज आपको अच्छे खासे मिल जाते अगर आप बेचते तो। सो कुल मिला के यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स ऑल वेदर पोर्टफोलियो की थोड़ी बहुत कम है जनरल मार्केट से। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं उठाना है, अगर समझ जाए कि आपकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपको जो अपना पैसा है वो एकदम सेफ रखना है, और साथ ही साथ आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसेट क्लास में एक्सपोजर भी चाहिए, यानी आपको बेसिकली सिर्फ FD में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि FD में जो रिटर्न है वो बहुत कम है। आपको थोड़ा स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, आपको थोड़ा गोल्ड में भी करना है, आपको थोड़ा बॉन्ड में भी करना है। तो बेसिकली आपको ऑल वेदर पोर्टफोलियो के हिसाब से या फिर बेसिकली जो रे डेरिवेटिव है उनके होली ग्रेल के हिसाब से करना चाहिए। और यही थी आज की हमारी वीडियो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। सो डाइवर्सिफिकेशन करने का एक सही तरीका होता है, लेकिन मैं खुद डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता हूँ क्योंकि मेरी जो एज है अभी फिलहाल कम है और मैं रिस्क ज़्यादा उठा सकता हूँ, इसलिए मैं डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज़्यादा देखता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं गोल्ड, बॉन्ड और कैश में बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ। मैं 3 जगह पे अपना पैसा रखता हूँ, और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादा रिस्क उठा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते तो आप अच्छे रिटर्न्स के लालच में मत आना, प्लीज़ आप रिस्क कम उठाना और अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन करके रहना, ठीक है। सो बेसिकली ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।